इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू मरने वाला है, उसे प्रोस्टेट कैंसर हो गया है और सोशल मीडिया पे धूम मची हुई है। लोग जगह जगह पर मीम्स लगा रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये बात अपनी जगह कायम है कि अखलाक का तकाजा ये है कि किसी की मौत पर या किसी की बीमारी पर खुशी नहीं मनानी चाहिए। आई टोटली गेट दैट। वो कहते हैं ना कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सज्जन भी एक दिन मर जाना है। बट सवाल ये है कि ये वो आदमी है कि जिसके दौर में तूफान अक्सा हुआ, कि वो आदमी है कि जिसकी वजह से लाखों जानें जाया हुई, कि वो आदमी है जिसकी वजह से गज्जा में हजारों की तादाद में बच्चों को शहीद किया गया, कि वो आदमी है जो आज भी लेबनान के ऊपर अटैक जारी किए हुए है, कि वो आदमी है जिसकी वजह से ईरान की 2 बार जंग मुसल्लत हुई, कि वो आदमी है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इकोनॉमिक टर्मोइल चल रहा है, कि वो आदमी है जिसने पाकिस्तान को धमकी दी, कि वो आदमी है कि जिसने अपनी गलत निगाहें इस वक्त तुर्की की तरफ रखी हुई हैं। इस आदमी की ये जो प्रोस्टेट कैंसर की कहानी है, ये इस वक्त मंजर आम पर क्यों आ रही है? ये खामोशी भी तो रखी जा सकती थी। अगर बीमारी का इलाज हो चुका था तो उसको छुपाया भी जा सकता था। विद इन फेक स्टेट कहानी क्या चल रही है, दैट वुड बी एन इंपॉर्टेंट टेंजेंट टू डिस्कस। लेकिन साथ ही साथ आप ये देखते हैं कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची पाकिस्तान में, और आज उनकी मुलाकात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से हो चुकी है, और उसके बाद इन्होंने ओमान जाना है, इन्होंने रशिया जाना है, क्योंकि कुछ तो गारंटीज हैं जो सिर्फ ईरान नहीं मान रहा। ईरान चाहता है कि गारंटियां मिले, लेकिन ईरान के अलावा गल्फ कंट्रीज भी हैं जिन्हें गारंटीज चाहिए। अब ये गारंटीज किसको चाहिए, क्यों चाहिए, और ये कौन सी गारंटीज है जो पाकिस्तान भी नहीं दे सकता? और आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि क्या सीज फायर हो जाएगा? क्या इस दुनिया में एक बार फिर अमन हो जाएगा? क्या ये दुनिया सुकून का सांस लेगी? क्या पेट्रोल की कीमतें पूरी दुनिया में नीचे आ जाएंगी? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज फायर के फ्रेमवर्क की कहानी शुरू होती है 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को दोनों मुल्कों के दरमियान एक फ्रेमवर्क एग्री हो गया, जिसके बारे में दुनिया जहान के मीडिया ने आपको रिपोर्ट भी किया। उस फ्रेमवर्क की 3 इंपॉर्टेंट कहानियां। पहली चीज ये कि हॉस्टिलिटीज को कम किया जाएगा, दूसरी ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन किया जाएगा, और तीसरी ये कि अगले 15 से 20 दिन के दरमियान नेगोशिएशन को फाइनलाइज कर लिया जाएगा। लेकिन फिर आपने देखा कि हुआ क्या? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर, यूएस प्रेसिडेंट के कहने पर ब्लॉकेड शुरू कर दिया। यानी ब्लॉकेड शुरू करके इस डील की जो मेजर बातें थी उन्हीं को वायलेट करना शुरू कर दिया, और ईरान ने जोर दिया कि अगर ये नेवल ब्लॉकेड जारी रहेगा तो हम टेबल टॉक्स करने को तैयार नहीं है, जो कि टेक्निकली बड़ी माकूल बात है, क्योंकि जो आपने बातें एग्री की होती हैं आप उनसे मुनहरिफ नहीं होते। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि 31 वेसल्स की डायरेक्शन चेंज कर दी गई है, उनका कोर्स ऑफ एक्शन बदल दिया गया है, यानी ब्लॉकेड अपनी जगह जारी है, और इसको एनपीआर ने भी रिपोर्ट किया। लेकिन कितने ही ऐसे जहाज हैं जो अपने रिस्पॉन्डर्स बंद करके अमेरिका के इस ब्लॉकेड के पास से, अमेरिकन जहाजों के पास से निकल रहे हैं। यानी जितना इफेक्टिव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ब्लॉकेड है ईरान की तरफ से, उतनी इफेक्टिव अमेरिका की ब्लॉकेड नहीं है। लेकिन ये पहली गलती थी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने की, कि जिसकी वजह से ये डील अभी तक नहीं हो पा रही। लेकिन इसके बाद एक और गलती है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने की। ईरान ने जोर दिया, पाकिस्तान को मीडिएटर बनाया इस शर्त पे कि लेबनान के अंदर भी सीज फायर होगा। लेकिन अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि लेबनान के अंदर लड़ाई तो अभी भी जारी है, और अभी भी मिसाइल्स गिराए जा रहे हैं। यानी फेक कंट्री अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, और ईरान ने जोर दिया कि जब तक लेबनान के अंदर भी सीज फायर नहीं होगा कोई डील पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकती। और यह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की और फेक स्टेट की दूसरी गलती। इस सारे फियास्को को लेकर चैथम हाउस ने रिपोर्ट किया है कि इस पूरी कहानी के अंदर फेक स्टेट इंतहाई स्केप्टिकल है,
اور وہ کہتا ہے کہ یہ ڈیل کر کے تو دکھاؤ، کیونکہ اسرائیل کو 3 چیزیں چاہیے۔ فیک سٹیٹ کہتی ہے کہ پہلی چیز مجھے یہ چاہیے کہ ایران کا میسائل پروگرام پورے کا پورا ڈسمینٹل کیا جائے۔ ویل doesn't seem plausible۔ دوسری چیز وہ چاہتا ہے کہ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے نہ صرف وہ ختم ہو، ان سے یورینیم بھی چھین لیا جائے، جس پر ایران کا پوائنٹ ہے کہ یہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ اور تیسری چیز وہ یہ چاہتا ہے کہ جو ریجنل ریچ ہے اسے انٹیکٹ کیا جائے، یعنی ایکسس آف ریزسٹنس کو ختم کیا جائے۔ اور یہ تینوں وہ باتیں ہیں جو نہ ہونے والی ہیں۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنی اس ویڈیو کے اندر آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ اگر نیگوسیشن کی کہانی ٹوٹتی ہے تو وہ ٹوٹے گی 2 چیزوں پر، ایکسس آف ریزسٹنس پر، لیکن مینلی یورینیم کی انریچمنٹ کے حوالے سے۔ ابھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ 3 غلطیاں کر چکا ہے ایران کے ساتھ، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کیوں کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے کہ ایک لڑکا لڑکی کی شادی ہو گئی، رشتہ ازدواج میں بندھ گئے، ہنی مون پر کسی پہاڑی علاقے میں چلے گئے، وہاں جا کر دیکھا تو گھوڑوں کی سیر کرا رہے تھے۔ انہوں نے گھوڑے والے کو پیسے دیے، جو بیوی تھی وہ ایک گھوڑے پر بیٹھ گئی، جو ہسبینڈ تھا وہ ایک اور گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ جس گھوڑے پر بیوی بیٹھی تھی وہ تھوڑا تیز تیز چلنا شروع ہو گیا، تو بیوی نے گھوڑے کے کان میں کہا کہ یہ تمہاری پہلی غلطی ہے۔ گھوڑے کو بات سمجھ نہیں آئی، گھوڑا تیز تیز دوڑنا شروع ہو گیا۔ بیوی نے دوبارہ کہا گھوڑے کو، یہ تمہاری دوسری غلطی ہے۔ پھر گھوڑے سے اتری، اپنا پرس کھولا، بندوق نکالی اور گھوڑے کو گولی مار دی۔ گھوڑا مر گیا۔ اب یہ سب کچھ دیکھ کر جو ہسبینڈ تھا وہ پاگل ہو گیا کہ کیا حرکت کیا کی ہے اس نے گھوڑے کو مار دیا ہے۔ تو وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا تم پاگل ہو کہ تم نے کیا ہے۔ اس پر اس کی بیوی نے کہا یہ تمہاری پہلی غلطی ہے۔ اور اس کے بعد ان دونوں میاں بیوی میں زندگی بھر کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ اب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ 3 غلطیاں کر چکا ہے، اب دیکھنا ہے کہ کہانی میں امن کہاں انٹر ہوتا ہے۔ اسی دوران فیک سٹیٹ کے پرائم منسٹر بینجامن نیتن یاہو کی ایک ٹویٹ آتی ہے اور میڈیا پر رپورٹ ہوتی ہے کہ نیتن یاہو کہتا یہ ہے کہ مجھے پروسٹیٹ کینسر ہو گیا تھا، چھوٹا سا ٹیومر تھا، میں نے اپنا علاج کرا لیا ہے، لیکن میں نے یہ خبر دبا کر رکھی ہے اور 2 مہینے تک کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا ہے تاکہ ایران اس کو پروپیگنڈا کے لیے استعمال نہ کر لے۔ سوشل میڈیا پہ دھوم مچی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ فائنلی یہ مرنے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، certainly I'm not talking about کہ کینسر ہوا تھا یا کینسر نہیں ہوا تھا، کینسر کیوں ہوا تھا، مرنے والا ہے یا نہیں مرنے والا، that's below our stature کہ ہم اس قسم کی بات کریں۔ لیکن بات یہاں پر امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر تو آپ نے اپنا علاج کرا لیا تھا تو یہ بات اتنی شور کے ساتھ دنیا کو بتانے کی ضرورت اب کیوں محسوس ہوئی؟ اب کیا ضرورت تھی آپ کو اس کو ہائی لائٹ کرنے کی؟ اس کے جو پلازیبل ریزن سمجھ میں آتے ہیں وہ یہ کہ اس وقت بینجامن نیتن یاہو کو انتہا درجے کی اپوزیشن فیس کرنی پڑ رہی ہے اپنے ہی ملک کے اندر۔ الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ فیک سٹیٹ کی عوام اس قدر ناراض ہے بینجامن نیتن یاہو سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے ایک کام کرنا تھا کہ ایران کو اسٹریٹجیکلی تباہ و برباد کرنا تھا، لیکن کیا کیا؟ ایران کا بیلسٹک میسائل پروگرام مزید مضبوط کر دیا، اسٹریٹ آف ہرموز کے اوپر ایران کی پکڑ کو مزید طاقت دے دی گئی اور ایران کا اسٹریٹجک لیوریج پوری دنیا پر اسٹیبلش کر دیا گیا۔ یہ کرنے کے لیے آئے تھے یا یہ کرنے کے لیے ہم سے ووٹ لیے تھے؟ یہ کرنے کے لیے نیتن یاہو وزیر اعظم بنا تھا۔ سخت قسم کی اپوزیشن ہے اور ایٹ دا سیم ٹائمز بی بی فائلز کا کیس بھی چل رہا ہے۔ سو بینجامن نیتن یاہو اکارڈنگ ٹو می، یہ میرا خیال ہے اور لازمی نہیں کہ آپ میری بات سے متفق ہو، وہ یہ کہ بینجامن نیتن یاہو اس وقت سمپتھی ووٹ گین کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنی عوام کے سامنے۔ اسرائیل کے اندر جو اسرائیل کی اپوزیشن پارٹی ہے لیپڈ کہتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجک وار نہیں ہے، یہ نیتن یاہو کا اسٹریٹجک فیلئر ہے۔ اور یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ رپورٹ ہے الجزیرہ کی جو آپ کے لیے بڑی میٹر کرتی ہے کہ اسرائیل کی فیک سٹیٹ کی عوام کس قسم کی ہے۔ وہاں پر ایک ریسنٹلی پول کرایا گیا اور 61% اسرائیلیز نے کہا کہ وہ اپوز کرتے ہیں سیز فائر کو۔ 61% آبادی کہتی ہے کہ سیز فائر نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تو جنگ چاہیے، اور 73% لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں جنگ اسی سال چاہیے، ہم پیچھے انتظار نہیں کر سکتے، ہم اتنا ویٹ نہیں کر سکتے اور یہ جنگ فوراً چلنی چاہیے۔ اس کے علاوہ 69%
69% लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि लेबनान के अंदर जो मिलिट्री ऑपरेशन फेक स्टेट कर रही है वो जारी रहना चाहिए। किस किस्म के घटिया लोग हैं, किस किस्म के नस्ल परस्त लोग हैं, किस किस्म के दहशतगर्द के लोग हैं कि ये बंदूकें लेकर अपने पब्लिक पार्क्स में, अपनी मॉल्स में घूमते हैं और कैसे ये फ़लस्तीनियों को ज़ोदोकोप करते हैं। और यहाँ पर आपके सामने आज ही के दिन में एक और रिपोर्ट भी आ रही है कि जहाँ पर आप ये देखते हैं कि वो इंडियंस के जिनका ताल्लुक वियतनाम से है, फिलीपींस से है, फार ईस्ट से है, उन लोगों को फेक स्टेट में लाया जा रहा है और शोर किया जा रहा है कि जो प्रॉमिस लैंड थी उसमें अहले यहूद वापस आ रहे हैं। ये वो गरीब लोग हैं कि जिनका फार ईस्ट में कुछ नहीं बन पा रहा था, जिनकी जिंदगी में उनके पास पैसे नहीं थे जिंदगी गुजारने के लिए, उनको ला ला कर आप जंग में झोंकते हैं और दुनिया के सामने कहते हैं कि प्रॉमिस लैंड के अंदर दुनिया वापस आ रही है। तुफ है आपकी सोच पर। अब आखिर में देखते हैं कि क्या लगता है क्या होने वाला है। आस होगी कि आसरा होगा, आने वाले दिनों में क्या होगा। इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ईरान से पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में उनकी मुलाकात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से हो गई है, लेकिन इसके बाद उन्होंने ओमान भी जाना है और उन्होंने रशिया भी जाना है और ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी की टीम्स पाकिस्तान में हैं। जेडी वैंस स्टैंड बाय पर है और किसी भी लम्हे उड़ान भरेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अराक्ची मॉस्को क्यों जा रहे हैं, क्योंकि कुछ तो है जो ईरान को चाहिए जो पाकिस्तान नहीं दे सकता। अब इस कहानी को समझना आपने ऐसे है, और ये बड़ा मज़ेदार एक पिरामिड है, एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑक्सीमोरॉन है कि एट द सेम टाइम गल्फ कंट्रीज कहते हैं कि हमें गारंटी चाहिए कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे और हमारे शिपिंग रूट्स पर अटैक नहीं होगा, और ये गारंटी हमें ईरान से चाहिए। ईरान कहता है वो बात तो ठीक है, लेकिन जून 2025 में भी मुझ पर अटैक हुआ, इस साल भी ये जंग अभी तक जारी है, मेरी सरजमीन पर दोबारा अटैक नहीं होगा, मुझे ये गारंटी चाहिए और मुझे ये गारंटी अमेरिका से चाहिए। अमेरिका कहता है कि ईरान टेबल टॉक्स के लिए टेबल पर मौजूद होगा, मुझे ये गारंटी पाकिस्तान से चाहिए। पाकिस्तान कहता है कि जब कोई टेबल टॉक के लिए यहाँ आए, मेरे मेहमान यहाँ आए, तो उन पर अटैक नहीं होगा, मुझे ये गारंटी इसराइल से चाहिए। इसराइल कहता है कि हिजबुल्लाह इनएक्टिव होगा, मुझे ये गारंटी ईरान से चाहिए। व्हाट अ विशियस सर्कल वी हैव क्रिएटेड इन दिस वर्ल्ड। और इसकी ऑक्सीमोरॉन का लेवल यहाँ से चेक करें कि एट द सेम टाइम आप ये देखते हैं कि ईरान कहता है कि ब्लॉकेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हटाएगा तो नेगोशिएशन होगी, और अमेरिका कहता है नेगोशिएशन होगी तो मैं ब्लॉकेड हटाऊंगा। व्हाट अ विशियस सर्कल। और इसको यहाँ से देखिए कि हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी रिपोर्ट करती है कि अजीब कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ अमेरिका कहता है कि मैंने तो पिछले साल ही यूरेनियम के जो ज़खायर थे उनको तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन इस साल मुझे ईरान से वो यूरेनियम जो अफजुर्दा हो चुका है वो वापस चाहिए। किस बात पर यकीन रखें और किस बात पर यकीन ना करें। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डिटेल है वो है चैथम हाउस के हवाले से। चैथम हाउस का कहना ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी फोर्सेस को रीजन में बिल्ट अप कर रहा है एक रिन्यूड एस्केलेशन के लिए, और अमेरिका टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है कि वो अपनी फौजें रीजन में पहुंचा दे। तो जहां हम सोचते हैं कि इस दुनिया में अमन हो सकेगा, वो कौन सा अमन है जो होगा? वो कौन सा अमन है जो हक और बातिल के दरमियान मुमकिन है? ना कोई अमन था, ना कोई अमन है। और मेरी नज़र में अगर एक सीज फायर की डील हो जाती है, एक पीस डील तक साइन हो जाती है, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि अमन कायम हो सकेगा। रही बात दुनिया जहान में ऑयल की और फ्यूल प्राइसेस की और महंगाई की, तो वो बढ़ रही है, और अगले 2 से 3 हफ्ते में अगर ये पीस डील साइन नहीं होती तो दुनिया जहान की इकोनॉमीज बोलना शुरू हो जाएंगी और दुनिया के लिए सर्वाइव करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में जितने रिजर्व्स थे ऑयल के वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, जिसको इंशाल्लाह मैं कवर करूंगा अपनी आने वाली अगली वीडियो में। लिहाजा शायर जो कहता है ना कि कौन कहता है गरीबों की भलाई होगी, ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हम गरीबों पे अमीरों का अभी तकिया है, हम गरीबों की अभी और पिटाई होगी।